चलिए दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले काफ़ी वीडियो में भारत के भूगोल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, अपवाह तंत्र में भारत में कौन कौन सी नदियां, मुख्य नदियां जो भारत की हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, किस क्षेत्र से इनका उद्गम स्रोत है और कहाँ पे ये जाके अपने लास्ट में ये कहाँ पे जाके अपने पानी विसर्जित करती हैं। इसके साथ साथ इनकी कौन सी सहायक नदियां हैं और किन शहर के किनारे से होके ये नदियां बहती हैं। अब इस नदियां अपवाह तंत्र में इन सभी चीज़ों का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में मित्रों, आज हम लोग टीचर्स एकेडमी में भारत के भूगोल के सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, हम लोग नदियों में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इसके बाद मित्रों हिमालय से निकलने वाली हम लोग गंगा नदी का अध्ययन करेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मित्रों अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। मित्रों, अगर हम लोग बात करें तो सिंधु नदी तंत्र ये हिमालय से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। मित्रों, ये सिंधु नदी तंत्र अगर हम बात करें तो हिमालय की जो तीन महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, उन तीनों महत्वपूर्ण श्रेणियों के उस पार से निकलने वाली नदियां हैं। यानी कि हिमालय की जो हमारी श्रेणियां हैं उनके पूर्व दिशा से सिंधु नदी निकलती है। मित्रों, अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम स्रोत का हम बात करें तो मित्रों सिंधु नदी हमारे तिब्बत के पास से निकलती है। तिब्बत के पास हमारा मित्रों एक स्थान है, ग्लेशियर है, जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। मित्रों, बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम स्रोत है। ये ग्लेशियर है मित्रों, यहाँ पे बोखरचू ग्लेशियर है मित्रों। ये यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, जो कि हमारे उत्तर में जम्मू कश्मीर से होते हुए मित्रों ये अरब सागर में आके अपना जल विसर्जित करती है। मित्रों, ये अगर हम इस नदी की बात करें तो इसका कुछ ही पार्ट हमारे भारत से होके बहते हैं और इसके बाकी हिस्से पाकिस्तान में, इसका अधिकतम हिस्से अगर इस नदी की बात करें अधिकतम भाग तो ये पाकिस्तान से होके बहती है। इसका केवल कुछ ही भाग हमारे भारत के उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर से होके बहती है। और मित्रों बात करें तो ये इस नदी के आगे पाकिस्तान में आके हमारे जो पंचनद है मित्रों, पंचनद में जैसे हमारे 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी, ये पांचों नदियां आके पाकिस्तान में ही अंततः आके इसी सिंधु नदी में अपना जल विसर्जित करती हैं और आगे सिंधु नदी जाके अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। तो इस प्रकार मित्रों एक एक करके हम सिंधु नदी सबसे पहले अध्ययन करते हैं। मित्रों, सिंधु नदी की टोटल लंबाई की अगर हम बात करें मित्रों, टोटल 2880 किलोमीटर की लंबाई हमारे सिंधु की नदी की लंबाई है। मित्रों, अगर 2800 किलोमीटर सिंधु लंबाई ये टोटल की हम बता रहे हैं, जो पाकिस्तान और भारत दोनों देशों से मिलके सिंधु नदी की जो पूरी लंबाई है वो 2880 है। अगर केवल भारत की हम बात करें मित्रों तो ये केवल 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। यहाँ से जम्मू कश्मीर के पूर्वी छोर से लेके पश्चिमी छोर के बीच की जो लंबाई है सिंधु नदी तंत्र की भारत में, वो केवल 1114 किलोमीटर है। भारत में मित्रों सिंधु नदी तंत्र ये केवल यहाँ से यहाँ तक, भारत की अगर हम बात करें भारत में मित्रों ये 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। और टोटल अगर हम सिंधु नदी की बात करें, टोटल जितनी लंबाई है तो वो मित्रों 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई, हमारी सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर ये हमारी टोटल सिंधु नदी की लंबाई है। मित्रों, अगर हम बात करें तो बोखरचू ग्लेशियर से चूंकि सिंधु नदी का प्रवाह उद्गम स्रोत है, तो मित्रों हमेशा ग्लेशियर की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। तो बर्फ से ढकी हुई चोटियां रहती हैं। तो मित्रों बर्फ हमेशा बर्फ से पिघल कर जो पानी बहता है मित्रों ये इसी नदी के द्वारा इसी नदी में आता रहता है। तो मित्रों इस कारण 12 महीना अगर हम बात करें तो ग्लेशियर पिघलता रहता है और 12 महीना ये नदी
ये नदी सदा प्रवाहित होती रहती है, इसलिए इसे बारह महीना ये नदी प्रवाहित होती रहती है, इसलिए इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। मित्रों ये बारह महीना इसमें कभी सूखे की स्थिति इस नदी में या इस नदी की कभी भी जल धारण की क्षमता कम नहीं होती है। ये हमेशा अपना प्रवाह एक जैसा बनाए रखती है, इसलिए इन्हें सदा नीरा भी कहा जाता है। अब मित्रों इसके बाद अगर हम सिंधु नदी की बात के बाद मित्रों अगर हम दूसरी नदी की बात करें तो मित्रों हमारी जो पंच नदियां हैं, पंच नदियों में सबसे ऊपर की जो हमारी है मित्रों झेलम नदी। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी हमारे जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से, मित्रों ये बेरीनाग एक स्थान है, यहाँ बेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। बेरीनाग मित्रों जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। ये मित्रों रेड कलर से हमने झेलम नदी, यहाँ पे झेलम नदी की बात करें तो रेड कलर से हमने झेलम नदी को दिखाया है। मित्रों ये बेरीनाग से प्रवाहित होते हुए यहाँ पे हमारी बुलर झील है। मित्रों झेलम बेरीनाग से निकलते हुए आके बुलर झील, यहाँ पे बुलर झील है। मित्रों ये बुलर झील से होते हुए मित्रों ये हमारे भारत और पाकिस्तान के सीमा की बात करें तो मित्रों यहाँ कश्मीर में मुजफ्फराबाद है। मित्रों मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है यही झेलम नदी। मित्रों यहाँ पे हमारा मुजफ्फराबाद एक स्थान है और यहाँ पे हमारा मंगला है, तो मुजफ्फराबाद से मंगला तक झेलम नदी ये हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा से प्रवाहित होते हुए फिर आगे पाकिस्तान में मित्रों प्रवेश कर जाती है। अगर हम बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, तो श्रीनगर शहर भी हमारे इसी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मित्रों अब झेलम नदी की उत्पत्ति हम लोगों ने जान ली कि बेरीनाग से इसकी उत्पत्ति है और इसके बाद ये बुलर झील में आगे प्रवाहित होते हुए श्रीनगर के शहर के किनारे से इस नदी का प्रवाह होता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के मुजफ्फरपुर से लेके मंगला तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मित्रों झेलम नदी आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर दूसरी नदी की बात करें मित्रों, झेलम के बाद हमारी दूसरी जो नदी है मित्रों वो चिनाब नदी है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी मित्रों ये हमारी चिनाब नदी है। चिनाब नदी का जो उद्गम स्रोत है मित्रों वो हमने दर्रे में पढ़ा था, बड़ा लाचा दर्रा था। मित्रों हमारी चिनाब नदी इसी बड़ा लाचा दर्रा के पास से होके बहती है। मित्रों यहाँ पे हमारा बड़ा लाचा दर्रा है। मित्रों इस बड़े लाचे दर्रे के समीप से होके हमारी चिनाब नदी का प्रवाह होता है। अगर मित्रों हम लोग बात करें तो चिनाब नदी को ही हमारे पौराणिक ग्रंथों में मित्रों चिनाब नदी को ही अस्किनी नदी के नाम से भी जाना जाता है और झेलम नदी मित्रों झेलम को बितस्ता हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो हमारे ऋग्वेद वगैरह हैं मित्रों उस समय हमारे झेलम नदी को बितस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता था। यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बितस्ता कौन सी नदी है, तो मित्रों इसके झेलम नदी को हम बितस्ता कहते हैं। और झेलम के बाद जो हमारी दूसरी ये ब्लू कलर वाली चिनाब नदी है, चिनाब नदी को मित्रों हम लोग अस्किनी भी कहते हैं। ये अस्किनी नाम है इसका, पौराणिक ग्रंथों में इसका अस्किनी नाम है। मित्रों ये अब अगर बात की जाए तो अब इसे हम चिनाब के नाम से ही जानते हैं। तो इसका जो उद्गम स्रोत है मित्रों यहाँ चिनाब नदी का उद्गम स्रोत हमारे बड़ा लाचा दर्रा के समीप से ही होके बहती है। और आगे अगर हम तीसरी नदी की बात करें मित्रों तो हमारे चिनाब नदी के दक्षिण में मित्रों रावी नदी का होता है। रावी नदी की बात करें तो मित्रों रावी नदी हमारे रोहतांग दर्रे के समीप से बहती है। मित्रों रोहतांग दर्रा हमने दर्रों में पढ़ा था। मित्रों रोहतांग दर्रा यहाँ पे स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मित्रों ये रोहतांग दर्रे से ही हिमाचल प्रदेश से ये लेह जाने का मार्ग होता है। मित्रों हिमाचल प्रदेश से लेह अगर हमें जाना हो तो रोहतांग दर्रे का प्रयोग करते हैं। मित्रों इसी दर्रे के पास से होके हमारी रावी नदी, ग्रीन कलर वाला मित्रों रावी नदी है, यहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। रावी नदी मित्रों रावी नदी की बात करें तो इसे भी हमारे पौराणिक ग्रंथों में परुसणी नदी के नाम से जाना जाता था। परुसणी नदी
रावी नदी को हुई परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। ये मित्रों हमारी रावी नदी है। रावी नदी का उद्गम स्रोत मित्रों ये हमारे रोहतांग दर्रे के पास से ही इसका उद्गम स्रोत है, और ये भी आके बाद में हमारे चिनाब नदी जो सबसे लंबी नदी है मित्रों, चिनाब नदी में ही आके मिल जाती है, पाकिस्तान में आके मिल जाती है। फिर मित्रों चिनाब के बाद अगर हम साउथ में बात करें तो ये मित्रों हमारे रोहतांग दर्रे के दक्षिण में ही कुल्लू घाटी हमारी कश्मीर में है। कुल्लू घाटी के समीप ही मित्रों ये हमारे ब्यास नदी का उद्गम स्रोत है। ब्यास नदी में तो ब्यास कुंड है यहाँ पे, ये भी हमारे रोहतांग दर्रे के दक्षिण में स्थित है मित्रों। यहाँ पे ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से ही ब्यास नदी का उद्गम स्रोत है। ब्यास नदी का उद्गम स्रोत में तो ब्यास कुंड है, ये हमारे रोहतांग दर्रे के दक्षिण में स्थित है मित्रों। यहाँ से ब्यास नदी बहती है। ब्यास नदी यहाँ से आके हमारे पंजाब में मित्रों सतलज नदी हमारी बहती है। ब्यास नदी के दक्षिण में सतलज नदी है मित्रों। सतलज नदी में आके बाद में ब्यास नदी आके मिल जाती है, ये पंजाब में आके ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। अगर मित्रों हम बात करें तो ब्यास नदी के दक्षिण में अगर हम बात करें तो उसके दक्षिण में सतलज नदी है मित्रों। सतलज की हम बात करें तो सतलज का उद्गम स्रोत हमारा हिमालय के पास मित्रों राकसताल है। मानसरोवर के पास मित्रों राकसताल एक झील है मित्रों। राकसताल से होके ये हमारे सतलज नदी का उद्गम स्रोत है। यहाँ से होते हुए हिमालय की हमारी 3 श्रेणियाँ हैं, हिमालय की बृहत, लघु और शिवालिक श्रेणियों, तीनों श्रेणियों को पार करते हुए हमारी सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है मित्रों। सतलज नदी आगे प्रवेश करते हुए हमारे पंजाब में मित्रों यहाँ पे एक हरिके बैराज है मित्रों। हरिके बैराज में हमारा ये ब्यास और सतलज नदी दोनों आपस में हरिके बांध के पास मिल जाती हैं। यहाँ पे मित्रों हरिके बांध है, हरिके बांध के पास मित्रों हरिके नामक स्थान ये हमारे पंजाब राज्य में स्थित है। तो मित्रों ये हरिके नामक स्थान पे ही आके हमारी सतलज नदी से ब्यास नदी आके मिल जाती है, और फिर आगे बढ़ते हुए हमारी ब्यास नदी आके यहाँ पे चिनाब नदी में आके मिल जाती है। तो चिनाब के अगर हम बात करें मित्रों तो चिनाब नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी और सतलज नदी ये हमारी पंच नदियां आके सिंधु नदी में अंततः आपस में मिलती हुई पाकिस्तान में मित्रों मिठानकोट ये स्थान है। मिठानकोट यहाँ पे मित्रों मिठानकोट ये पाकिस्तान का स्थान है। यहीं पे आके हमारी पंच नदियां आके मिठानकोट यहाँ पे आके पंच नदियां आके मिलके फिर अरब सागर में अपना जल प्रवाहित कर देती हैं। अगर मित्रों हम लोग बात करें मिठानकोट के समीप आके अंततः हमारी पंच नदियां आके मिल जाती हैं, और यहीं से आके फिर आगे अरब सागर में सिंधु नदी अपना सारा जल प्रवाहित कर देती है। तो अब हम लोग बात करें तो हमारी जितनी भी सिंधु नदी के महत्वपूर्ण पंच नदियां थी इसका अध्ययन कर लिया। और मित्रों ये सारी पंच नदियों की बात करें तो ये सिंधु नदी के बाईं तरफ से मित्रों ये सिंधु नदी बह रही है हमारी। सिंधु नदी की बाईं तरफ से ये सारी नदियां मिलती हैं। और अगर हम लोग दाहिनी तरफ से मित्रों बात करें तो दाहिनी तरफ हमारा अफगानिस्तान देश है मित्रों। इस अफगानिस्तान ऊपर से अफगानिस्तान देश है, तो अफगानिस्तान से जो हमारी नदियां बहती हैं उसमें कुछ नदियां ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें हम बात करें तो श्योक नदी, काबुल नदी और कुर्रम नदी। श्योक, काबुल और कुर्रम ये है। श्योक नदी, श्योक, काबुल और कुर्रम। एक नदी और है मित्रों गिलगित, नहीं इतनी, श्योक, काबुल और कुर्रम ये मित्रों हमारी दाहिनी तरफ से सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि श्योक नदी सिंधु नदी में किस तरफ से मुड़ती है, तो मित्रों ये हमेशा दाहिनी तरफ से आके हमारे सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी से मिलने वाली ये हमारी 3 नदियां भी सहायक नदी हैं। तो सहायक नदी ये किस तरफ से मुड़ती हैं, दाईं तरफ या बाईं तरफ? तो मित्रों ये लोग हम ध्यान रखें कि ये हमेशा दाहिनी तरफ से ही सिंधु नदी में मिलती हैं, दाहिनी तरफ मिलती हैं। और ये हमारी जो पंच नदियां हैं ये बाईं तरफ से सिंधु नदी में मिलती हैं। अब मित्रों हम लोग बात करें तो
सिंधु नदी, ये हमारे सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान से बह होके बहती है और लगभग जितनी सहायक नदियां हैं ये भी हमारे भारत और पाकिस्तान से होके बहती हैं। तो मित्रों अगर हम लोग बात करें तो इस नदी के पानी को लेके भारत और पाकिस्तान में काफ़ी विवाद हुआ करता है। इसी कारण हमारे विवाद को हल करने के लिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें इस समझौते में ये तय किया गया था कि हमारे नदी के पानी का कितना भाग पाकिस्तान यूज कर सकता है और कितना भाग भारत यूज कर सकता है। तो 1960 में मित्रों जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय ये समझौता हुआ था। 1960 में सिंधु नदी समझौता हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। यह भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो मित्रों हम लोग वर्ष याद रखेंगे कि 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते में मित्रों तय किया गया था कि ऊपर की जो हमारी 3 नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम, ये ऊपर की तीनों नदियों का जल का केवल 20% भारत यूज कर सकता है। मित्रों ये भी हम लोग अध्ययन करते चलें कि जो ऊपर की हमारी 3 नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम, इन तीनों नदियों का केवल 20% जल ही भारत यूज कर सकता है। बाकी जो दक्षिण के इसके इन नदियों के दक्षिण में जो बाकी 3 नदियां हैं मित्रों, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास, सतलज की हम बात करें मित्रों तो ये जो 3 नदियां हैं इन तीनों नदियों का 80% जल यानी मैक्सिमम इन तीनों नदियों का जो जल है 80% वो भारत यूज कर सकता है, वो भारत यूज कर सकता है। और ऊपर की जो हमारी 3 नदियां हैं इनका 80% पाकिस्तान, 20% भारत और ठीक उल्टा दक्षिण की तीनों नदियों का जल यूज कर सकता है। और इन्हीं सिंधु जल समझौते के तहत मित्रों एक सिंधु जल आयोग का भी गठन किया गया था, जो कि ये आयोग का काम यही है कि कुछ कुछ समय पे भारत और पाकिस्तान आपस में बैठ के इन नदियों से जुड़े हुए जो भी विवाद हो उसको आपस में बैठ के कुछ कुछ समय पे आपस में सुलझा लिया करेंगे। तो मित्रों अब हम लोग ये भी समझ लिए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था और किन नदियों का कितना % पानी भारत यूज कर सकता है, कितना % पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है। तो इस सिंधु नदी तंत्र से जुड़े मित्रों इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और वो कहां से निकलती हैं, वो कहां पे आके मिलती हैं। तो मित्रों हमने एक एक का उद्गम स्रोत बता दिया। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं। अगर सिंधु नदी की बात करें तो मित्रों सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर हमारे ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। बोखरचू ग्लेशियर से हमारा सिंधु नदी निकलती है। और नंबर 2 पे झेलम नदी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से होकर निकलती है। फिर चिनाब की बात करें मित्रों, चिनाब हमारे बड़ा लाचा दर्रा के पास से होकर निकलती है, जिसे हम अस्किनी भी कहते हैं। रावी नदी परुसड़ी के नाम से भी हमारे हमारे पौराणिक ग्रंथों में यानी ऋग्वेदिक कालिक जो ग्रंथ है उनमें परुसणी नदी का, रावी को परुसणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्रोत की बात करें मित्रों ये हमारे रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और लास्ट में हमारी ब्यास, चौथी नदी में मित्रों हम लोग ब्यास नदी है। ब्यास नदी ब्यासकुंड से निकलती है, जो कि हमारे रोहतांग दर्रे के दक्षिण के पास स्थित, रोहतांग दर्रे के दक्षिण में ब्यासकुंड स्थित है। ब्यासकुंड से मित्रों हमारी ब्यास नदी निकलती है। और सबसे लास्ट में मित्रों सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी हमारे राकसताल नामक झील से, मित्रों ये राकसताल है, राकसताल से सतलज नदी, राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है, जो कि आके इसी चिनाब नदी में मिलके अंततः ये सिंधु नदी मिठानकोट ये पाकिस्तान में है। मित्रों ये पाकिस्तान में मिठानकोट है, यहाँ पे आके अपना जल इसी सिंधु नदी में मिला देती हैं। अंततः सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरा देता है। तो ये है मित्रों हमारे सिंधु नदी तंत्र। अगर हम बात करें तो मित्रों ये लास्ट की जो हमारी सतलज नदी नीचे वाली है इसी पे हमारे भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मित्रों भाखड़ा नागल बांध हमारे भारत के भाखड़ा नागल बांध में एक गोविंद सागर झील का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पे ये मित्रों भाखड़ा नागल बांध की अगर हम बात करें तो ये मित्रों पन बिजली परियोजना है। इसी के लिए मित्रों भाखड़ा नागल बांध मुख्यतः यहाँ से बिजली परियोजना का
पन बिजली परियोजना है जहां से बिजली की उत्पादित की जाती है और हमारे लगभग पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्यों को बिजली सप्लाई की जाती है। तो अगर ये पूछा जाए कि भाखड़ा नागलबाद किस नदी पर बनाया गया है, तो मित्रों वो हमारे सतलज नदी पर ही बनाया गया है। अब मित्रों हम लोगों ने इन सारी नदियों से, सिंधु नदी तंत्र से और उनकी सहायक नदियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर लिए। मित्रों एक बात और चलते चलते हम लोग अध्ययन करते चलते हैं कि हमारी जो झेलम नदी है, झेलम नदी की मित्रों झेलम नदी ये है, झेलम नदी की एक सहायक नदी किशन गंगा नदी है। यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा नदी। ये भी एक लास्ट पॉइंट में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किशन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है। तो मित्रों ये हमारी किशन गंगा नदी ये झेलम की सहायक नदी है। झेलम को हम वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। अब मित्रों हम लोगों ने सारे पॉइंट का एक एक करके अध्ययन कर लिया। अगली वीडियो हम गंगा नदी पे लेके आएंगे मित्रों, गंगा नदी का जो तंत्र है और इसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है, वो सारे चीजें हम लोग कहाँ से निकलती है और उसकी कितनी सहायक नदियां हैं, ये सारी व्यापक तरीके से मैप के जरिए हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।